सो हर हमारे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सीरीज़ जो कि ये सेट्स। ठीक है, सबको लगता है कि सेट्स इजी है, लेकिन इसमें बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और ये मेनली ये जो सीरीज़ रहेगा ये फोकस्ड होगा जेई मीन्स और एडवांस के लिए। ठीक है, तो सेट्स का डेफिनेशन देखना सबको रट्टा, मतलब सबको याद है सेट्स का डेफिनेशन क्या है, फिर भी इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ठीक है, अगर बेसिक डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन आ जाए तो आई होप कि सेट्स के जितने वीडियोस में डालूंगा उसके बाद कोई डाउट ना रह जाए सेट्स वाले चैप्टर में। ओके, सो व्हाट इज सेट्स? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। नॉर्मल सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड हियर? एंड डिस्टिंक्ट तो हमें पता है कि रिपीट नहीं करना चाहिए, बस अलग अलग होना चाहिए ट्रूली। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि अच्छे से देखो, देयर शुड नॉट बी एनी ambiguity of membership of an element okay in the set। एक सेकंड। अच्छा, अब इसका मतलब समझते हैं। ठीक, क्या लिख दिया मैंने कि देयर शुड बी नो एम्बिग्विटी, देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्विटी ऑफ मेंबरशिप ऑफ एनी एलिमेंट इन द सेट। मतलब हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब अगर हमने सेट डिफाइन किया, ठीक है, तो कोई भी कन्फ्यूजन हमें नहीं होना चाहिए कि ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा या नहीं। बस तुम्हारे पास दो आंसर होना चाहिए, या तो ये एक एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा या नहीं। अगर तुम्हें कन्फ्यूजन होता है तो वो तुम्हारे बेसिक्स वीक होगा, लेकिन आई मीन टू से व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, जो डेफिनेशन है उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो सेट्स में जो नहीं बनेंगे हमसे। इसका मतलब ये नहीं कि वो सेट नहीं बनेगा, इसका मतलब ये है कि हमारा कंसेप्ट वीक है। ओके, बट यहाँ पे जो कन्फ्यूजन की बात हो रही है वो है डेफिनेशन पे। सेट का जो डेफिनेशन हम देंगे जो भी सेट बिल्डर फॉर्म में, उसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि तुम रेफर कर सकते हो रसेल पैराडॉक्स। ओके, तो अच्छा कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक, वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? सो हियर वेल डिफाइंड मीन्स, अच्छे से नोट करना, सेट ऑफ इंटेलिजेंट, हैंडसम, क्यूट एट्सेट्रा, हैंडसम, क्यूट एट्सेट्रा। ठीक है, सेट नहीं, इसको हम अच्छे से लिख सकते हैं कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट, हैंडसम एंड क्यूट पीपल जो भी होता है वो सेट नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इट इज़ सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव चीज़ें कभी भी सेट नहीं बनाती। अगर कोई भी चीज़ सब्जेक्टिव है, मतलब मेरे हिसाब से कुछ अलग आंसर आ रहा है, तुम्हारे हिसाब से कुछ अलग आंसर आ रहा है, तो वो कभी भी एक कलेक्शन तो बना सकता है, लेकिन वो सेट नहीं कहलाएगा क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि मेरे लिए शायद कोई भी नाम ले सकते हो, जैसे अब किसका ही नाम ले, लेट सपोज कि SR के मुझे लगता है कि वो हैंडसम है, लेकिन किसी और को लगता है कि वो नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक एम्बिग्विटी आ गई, लेकिन वहीं पे इसका मतलब है वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पे शॉर्टली इसका मतलब है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट पीपल हैविंग IQ मोर देन 120। ठीक, ये वेल डिफाइन हो गया, क्योंकि हमें अब अगर कोई लिस्ट होगा हमारे पास तो उस समय पता चल जाएगा कि IQ किसका 120 से ज़्यादा है या किसका कम। ठीक है, सो दिस इज़ वेल डिफाइंड, बट दिस इज़ नॉट, दिस थिंग्स आर नॉट वेल डिफाइंड। ओके, वेल डिफाइंड का मतलब ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट्स को रिप्रेजेंट कुछ ऐसे करते हैं कि मान लो कि हमारे पास जैसे कि अभी मैंने ऊपर सेट लिया कि IQ 120 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आ सकते हैं। एग्जाम्पल आर्यभट्ट, श्रीनिवासन, रामानुजन एट्सेट्रा। ठीक है, अब मैं बाकियों को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटेलिजेंट बस इन दोनों का नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से देखिए हम इसको कैसे रेफ़र कर सकते हैं। लेट सपोज इसको हम रेफ़र करते हैं A से और इसको B से, सॉरी एक सेकंड, इसको हम रेफ़र करते हैं A से और इसको B से। देन सेट कैसे डिफाइन होगा? करली ब्रेसेस के अंदर A और कॉमा से ये डिस्टिंग्विश होगा, इन दोनों के बीच कॉमा रहना चाहिए, दोनों अलग अलग डिस्टिंक्ट चीज़ों के बीच में। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है सेट्स को। ठीक है, देन नेक्स्ट ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, नॉर्मल था ये भी। देन और यूजुअली क्या होता है ना, सेट्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर्स से। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तुम आराम से इसको नोट कर सकते हो। ओके, सेट्स को कैपिटल लेटर्स से नोट किया जाता है। ठीक है, एंड एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से नोट किया जाता है यूजुअली। ठीक है, कभी कुछ प्रॉब्लम आया तो तुम अपने आप से डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे कि पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू 5 आएगा और भी बहुत सारे एलिमेंट आएंगे।
ठीक है, मतलब आएंगे ही नहीं गारंटी नहीं, लेकिन अगर आते हैं तो कॉमा फिर लास्ट में ए भी आएगा, ए खुद सेट है और सेट के अंदर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो कैपिटल लेटर यूज़ होगा ही होगा, ठीक है, तो यूजुअली लेकिन स्मॉल लेटर से करना चाहिए और करते भी हैं, ठीक। देन इसके बाद दो टाइप के फॉर्म होते हैं एक किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का, दो टाइप के फॉर्म होते हैं। एक होता है तो टेबुलर और रोस्टर फॉर्म जो होता है उसमें क्या करना पड़ता है कि सारे एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हो, ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इस सेट में एलिमेंट है 1 2 और 5, डन। फिर दूसरे सेट में एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन, जितना तक हो सके हमने इसको लिख दिया, यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिखे गए हैं सेट के अंदर, तो इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्टली क्या आता है इसके बाद, वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। वो क्या होता है, तो जो सेकंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें क्या होगा कि इन दिस फॉर्म द एलिमेंट्स आरंट लिस्टेड, रेदर देयर इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और प्रोपोजिशन और डेफिनेशन। Like it is represented as, the set is represented like this, x such that p of x, where p of x is a proposition or definition for including the elements which satisfy the property, okay. Then so how can we represent some elements? For example, let's suppose a is equal to x such that, okay, so understand this, okay. Whenever it is written like curly braces on, then x, just a second, this part, whenever it is written it means x such that p of x, this symbol means p such that, okay. So it means just understand कि मैं ये कैसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू एक्स, मतलब वो सारे एलिमेंट x आर्बिट्रेरी हुई है, ठीक है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। अब क्या होगा कि जो x ये सेटिस्फाई करता है ये वाली प्रॉपर्टी, वो सारे इस सेट में आ जाएंगे, ओके। तो अब क्या क्या आएंगे अच्छे से देखें, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 आ जाएगा एंड सो ये था सेकंड डेफिनेशन से जो हमने किया सेट बिल्डर फॉर्म, और ये है पहला डेफिनेशन विच इज टेबुलर फॉर्म। इसमें हमने सारे एलिमेंट्स लिस्ट करके लिखे हैं, ठीक है, और इसमें हमने बस डिफाइन कर दिया, एंड दिस इज एक्चुअली ए गुड मेथड, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये अच्छा मेथड है, ये आगे भी काम आएगा। क्यों काम आएगा? क्योंकि हम सारे एलिमेंट जो सेट के होते हैं ना वो डिफाइन नहीं कर सकते, कितना लिखोगे, इसमें तो लिख दिया नेचुरल नंबर में, लेकिन जो रियल नंबर का सेट होता है लेट आर, ठीक है, 0 से 1 मान लो, अब इसका एलिमेंट तुम लिख के दिखाओ, ठीक। हाँ, इसको मतलब लिख के दिखा सकते हैं वैसे, मतलब इससे तो मुश्किल है जो पहला टेबुलर मेथड है, लेकिन सेट बिल्डर से बहुत ईजी है। कैसे लिखेंगे हम इसको, x सच दैट x बिलोंग्स टू 0,1, ओपन 0,1, बस खत्म। सो इट इज़ एक्चुअली फिजिबल, ओके, दिस सेट बिल्डर फॉर्म। देन इसके बाद हाँ, इसके बाद क्या है कि कुछ सिंबल्स हैं, ठीक, यू मस्ट रिमेंबर द मीनिंग ऑफ द सिंबल। इसका मीनिंग है बिलोंग्स टू, फिर इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट्स, ओके। देन ऐसे ही बहुत सारे मतलब सिंबल्स हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, जब आता रहेगा उसका यूज़ मैं बोलता रहूँगा, ठीक है। लेकिन अब फिलहाल के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो बिलोंग्स टू। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, जस्ट इसका। अच्छा, डज नॉट बिलोंग टू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे बस काट देंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज, हाँ, लेट्स सपोज कि एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है एक्स में, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, ए बिलोंग्स टू एक्स, एंड इफ बी डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स उसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, ओके, क्लियर है, सिंपल है। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, वो है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ठीक है, एंड इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल इसको हम 1 2 3 भी ले सकते हैं कभी, ठीक है, और कभी हम इसको 2 भी ले सकते हैं, सिंगलटन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं इसको, ठीक, डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट। नेचुरल नंबर का सेट ले सकते हैं, रियल नंबर का सेट ले सकते हैं। जब हम मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे ना, इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, तब ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के बारे में। बस फिलहाल नोटेशंस ध्यान रखिएगा। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, तो पहला सेट हमारा आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स, सेट्स हैविंग finite number of elements is known as finite set. For example,
जो नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये फाइनाइट सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 3 से आगे हम इनफाइनाइट को टेंड करते हैं नेचुरल नंबर्स में। नेचुरल नंबर का सेट बाउंडेड नहीं है, ठीक है, अनबाउंडेड, मतलब आगे नंबर मिलता ही जाएगा तुम। तो ये फाइनाइट नहीं है। फाइनाइट कौन सा होगा? इसका कोई भी एक सबसेट ले लो जो कि खत्म होता हो कहीं ना कहीं, मतलब पहला जो नंबर है और लास्ट वाला जो नंबर है, लेट्स सपोज n, वो अगर हमें पता हो तो वो फाइनाइट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 1 2 1 2 3 एट्सेट्रा, ये सारे फाइनाइट नंबर, ठीक। ओके, देन अगर 1 लाख तक भी लिखे हो ना तो भी फाइनाइट है, क्योंकि फाइनाइट का मतलब क्या है कि हम काउंट कर पा रहे हैं लास्ट टर्म को। लास्ट टर्म क्या है हमें पता लग रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर वाले सेट में हमें पता ही नहीं है कि लास्ट टर्म है क्या। ओके, देन सेकंड है इनफाइनाइट सेट। तो अभी मैंने उसका रिप्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ दिया था, तो यहाँ पे लिख दो सेट्स हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर का सेट तुम दे सकते हो, ठीक। थर्ड होता है नल सेट और वॉइड सेट, बहुत इंपॉर्टेंट सेट। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, नल और वॉइड सेट्स। ये क्या होता है बेसिकली? तो अच्छे से देखना ये क्या होता है। अगर कोई एक ऐसा सेट है जो कि एम्प्टी है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको नल या वॉइड सेट बोला जाता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि एलिमेंट में सेट कैसे नहीं हो सकते। अभी दिखा तो कैसे नहीं हो सकता। लेट्स सपोज x such that x belongs to natural number and x is less than 1, ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कोई भी नेचुरल नंबर 1 से छोटा हो ही नहीं सकता। 1 हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। दिस इम्प्लाइज, लेट्स सपोज दिस सेट इज ए, तो ए को हम क्या लिखते हैं? फाई, ऐसे बेंड करके फाई लिखते हैं। या फिर इसको दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है? एम्प्टी ब्रैकेट, ऐसा लिख देते हैं, अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, ठीक है। तो इसका दो रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, ठीक है। मतलब अगर किसी ने बोला कि ये सेट इसके अंदर नो है, तो क्या ये एम्प्टी सेट होगा? नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एन नो है, ठीक है। नो एलिमेंट का मतलब नो एलिमेंट, कुछ भी नहीं है, जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? फाई से भी किया जाता है और ऐसे भी किया जाता है, लेकिन नॉर्मली इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। देन सो अभी मैं जितना पढ़ा है यहाँ पे उसके बेसिस पे, ठीक है, एक क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है कि लेट्स सपोज ए को मैंने ऐसा लिखा, जितना पढ़ा है उसी से दे रहा हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं है। पाई ई एलएफएल और सी, ठीक। क्या ये सेट बनेगा? दैट इज द क्वेश्चन, इज दिस ए सेट? तो इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना यहाँ पे। अंटिल देन टेक केयर।